हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक 24 वीक्स की महिला जो थी, 24 वीक्स इन द सेंस 27 ईयर्स की वो हैं एंड 24 ईयर्स की उनकी जो मेडिकल कंडीशन है या जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने से मना कर दिया था। नाउ वी लुक इनटू दिस मैटर, वील सी कि ये इशू क्या है, देन अबॉर्शन लॉ हम देखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स फेवर में, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में, कंपैरिजन देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। उसके अलावा वील सी द कंक्लूजन, देन वील बी helping out today's prelims and the mains practice question based on this topic. So let's start with Ryan news. So सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो 26 वीक प्रेगनेंसी थी एक 27 साल की महिला को, उसको टर्मिनेट करने से मना कर दिया और इन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 इसके प्रोविजंस के अंडर फाइल किया था। नाउ इशू क्या है, तो 27 साल की महिला है, मैरिड वुमेन है और उनकी 26 वीक की जो है वो प्रेगनेंसी है। वो लीगल परमिशन चाहती हैं इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। नाउ द केसेस, वुमेन ने अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, मेडिकल इनेबिलिटी की बात की कि मैं इसको नहीं डिलीवर कर पाऊंगी, कैरी नहीं कर पाऊंगी मैं और दूसरा बच्चा रेज नहीं कर पाऊंगी। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो होती हैं, एक्सपीरियंस जो थे, जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के थे, इनको साइड करते हुए कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी और उन्होंने रिकोर्स चाहा बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 उनके केस को प्लीड करने के लिए। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में 3 स्टेजेस में बेसिकली टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का। पहला, अगर 20 साल तक का बच्चा है तो एक डॉक्टर की एडवाइस से उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी अगर 20 से 24 साल की है तो उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए स्पेसिफिक कंडीशंस में, और अगर 24 साल से ज्यादा की है तो एक मेडिकल बोर्ड चाहिए, अप्रूव्ड फैसिलिटीज होनी चाहिए एंड ये ताकि अगर जो फीटल में एबनॉर्मेलिटीज हैं अगर, तो उसी के बाद इसको किया जा सकता है, या फिर अगर जान का रिस्क है माता को या बच्चे को। आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे फेवर में, तो माँ की जो वेलबींग है या प्राइवेसी है, जो उनकी डिग्निटी है, जो चॉइस है, उसको मेंटेन करना चाहिए, वो कंसिडर होना ही चाहिए। अगर कोई वुमेन कॉन्शियसली डिसीजन लेती है कि उनको बेबी नहीं रहना, तो इस डिसीजन को ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जो वुमेन की मेंटल कंडीशन है और उनकी जो अनेबिलिटी है कि वो बच्चे को नहीं बियर करना चाहती, क्योंकि अगर माँ नहीं चाह रही है तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण रहा होगा। तो ये इस कॉन्शियस डिसीजन का बेसिकली सम्मान होना चाहिए। जस्टिस बीवी नगराथना ने कहा कि जो वुमेन का डिसीजन है इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और वुमेन की जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसका उसको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। ये भी इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये केवल वायबल बेबी का केस नहीं है कि वो बॉर्न होगा या नहीं बॉर्न होगा, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो जो वुमेन के इंटरेस्ट हैं इन पर भी देनी चाहिए। नाउ द थिंग इज, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कहता है कि वुमेन का केवल एब्सोल्यूट राइट नहीं है ऑटोनॉमी का अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स पे, लेकिन अब जो है वो जो अनबॉर्न चाइल्ड था उसके भी राइट्स यहाँ पर होते हैं, जो पैदा नहीं हुआ है उसके भी राइट्स होते हैं। सो अगर हम रेफरेंस की बात करेंगे 2021 का, तो जो MTP 2021 था इसमें बेसिकली जो एबॉर्शन की डेडलाइन थी 24 वीक से, ये एक्सटेंडेड हो गई थी कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, जो कि तभी होगा जब माता का बेसिकली लाइफ में प्रॉब्लम हो या फिर अगर जो फेटल में कोई डिफॉर्मिटी है अगर डिटेक्ट होती है तो देन ये वायबल बेबी है, मतलब जो पूरा अगर होगा तो वो प्रॉपर होगा, तो ये वायबल बेबी है। रिलीफ वन साइडेड नहीं हो सकता, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लाइफ बचाए उस चाइल्ड की, स्पेशली सिंस मेडिकल ओपिनियन ये कहता है कि चांसेस हैं सर्वाइवल के बच्चे के। अब पार्लियामेंट की अथॉरिटी है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ पे, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो रिप्रोडक्टिव राइट्स जो राइट्स है सिटीजन्स के उनको रेगुलेट कर सकता है और कंडीशंस डिटरमाइन कर सकता है जहां पे एबॉर्शन जो है वो परमिसिबल है। लेकिन जस्टिस सीमा कोहली इन्होंने कहा है कि जो वुमेन है इनको परमिट नहीं करना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकें। इनका ओपिनियन ये है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो पैदा नहीं हुआ, उसके जो राइट्स हैं और जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर के वो कंसिडर होने चाहिए। तो इन्होंने नकार दिया है कि इसमें माँ का कोई रोल नहीं होना चाहिए। नाउ द थिंग इज, कंपैरिजन अगर हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है फीटल वायबिलिटी का, ये बेंचमार्क होता है बेसिकली अगर हम अप्रूव करते हैं, और ये बहुत रीसेंट नया है इंडिया में, ये एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन करता है। जो 1973 का यूएस सुप्रीम कोर्ट केस हुआ था जिसमें रो वी वाडे थे, इन्होंने अलाउ किया था एबॉर्शन जब तक फीटल वायबिलिटी नहीं हो जाती। 1973 तक ये जो वायबिलिटी थी ये लगभग 28 साल की थी, लेकिन अब ये और कम हो गई है क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स है। नाउ क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करेंगे तो कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि भारत का जो लॉ है इसमें क्लैरिटी की कमी है, क्योंकि एज डिसीजन जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है 20 साल के बाद,
ये डॉक्टर पर लाई करता है रेदर देन वुमेन पर। अगर डॉक्टर कहेगा तो होगी, वुमेन चाहेगी तो नहीं होगा। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंट कोर्ट इंटरवेंशन इसमें जरूरत पड़ जाती है। तो जो ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट का केस ये हाईलाइट करता है कि लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस होने चाहिए, खास करके एबॉर्शन के अराउंड भारत में, जो लॉ सपोर्ट करता है वुमेन के राइट को चूज करने के लिए। लेकिन यहाँ चैलेंज है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो वुमेन है उसकी होगी, या जो बच्चा नहीं पैदा हुआ है उसके राइट्स के बीच में। तो यहां ये क्लैश है। बट द थिंग इज कि अगर ये बच्चा पैदा भी होता है तब भी माँ उसको उस प्रकार से नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। ये चीज भी कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। जैसे जैसे कोर्ट इस कॉम्प्लेक्स केस को देख रहा है तो एक कंटिन्यूड लीगल डिस्कोर्स होना चाहिए, पोटेंशियल लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स भी होने चाहिए, इसका पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हो सकता है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव राइट्स का मामला है। सो दिस इज इट। नाउ एमटीपी एक्ट 1971 और अगर हम 2021 इनको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला ये केवल मैरिड वुमेन के लिए अप्लाई हो सकता था कि वही जो है या फिर जो रेप सर्वाइवर्स हैं वो अपना मेडिकल टर्मिनेशन करा सकते हैं। लेकिन अब ये अनमेरिड वुमेन के लिए भी इनको कवर करता है। जेस्टेशनल लिमिट जो है वो अगर देखेंगे तो 20 हफ्ते है सारे इंडिकेशंस के लिए। यहाँ पे 24 है रेप सर्वाइवर्स के लिए, और अगर 24 के बाद जाना है तो फीटल में अगर एब्नॉर्मलिटी है तब यहाँ पे उस केस में अबॉर्शन हो सकता है। यहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह चाहिए 12 वीक्स तक के लिए, 20 साल तक के 20 वीक्स के लिए। यहाँ एक चलेगा 20 वीक्स तक के लिए, एंड 2 की जरूरत पड़ेगी 20 से 24 वीक्स के लिए। अगर 24 वीक्स के ज्यादा की है तो एक मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए, या फिर फीटल में एब्नॉर्मलिटी हो। तो इसमें अगर ब्रीच होता है, वुमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी अगर ब्रीच होती है तो 1000 तक का जुर्माना है। लेकिन अब जुर्माना भी ज्यादा है और 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ? लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, people's responsibility to the government, liberty and civil rights. Select the correct answer using the code given below. You can type the answer in the comment section, then let it in if it's correct or not. We have today's main practice question. So the question says, analyze the implications of the concepts of fetal viability and the rights of unborn child within the Indian legal framework on reproductive rights, and also examine the criticisms and potential legislative gaps highlighted in the recent judgment. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the List IAS for your better preparation.